टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। परावर्तन हमने पढ़ लिया है, अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, अपवर्तन सबसे पहले है क्या? तो अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हमने परावर्तन में पढ़ा कि जब प्रकाश किसी चिकनी वस्तु से टकराता है, अपारदर्शी वस्तु से, तो उसी रास्ते से वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसको परावर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन में है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की किरण सीधे न चलकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। यहाँ हमने दो माध्यम लिख रखा है, ये कांच है, वायु है। इधर कांच का कोई टुकड़ा रखा है, इधर कुछ नहीं, वायु है। प्रकाश की कोई किरण, मान लीजिए यहाँ कोई लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से निकलकर, प्रकाश स्रोत से निकलकर ऐसे ए बी आपतित हो रही है, इसको आपतित किरण कहेंगे, इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। जैसे आपतित और परावर्तित पढ़ा था, वैसे आपतित और अपवर्तित किरण है। तो एक माध्यम कांच है जिसमें आर पार दिखाई देता है, दूसरा माध्यम वायु है जिसमें आर पार दिखाई देता है, और दोनों का सीमा पृष्ठ है M1 M2 और इस पर N1 N2 एक अभिलंब खींचा गया है। तो एक किरण है AB जो सीमा पृष्ठ पर बिंदु B पर आकर आपतित हो रही है। जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाती है। ऐसे जब वायु से कांच में जाती है तब भी अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, लेकिन दोनों विचलन में अंतर है। सबसे पहले हमें प्रकाश का अपवर्तन है क्या, इसको पढ़ना है। तो प्रकाश, देखो, प्रकाश का अपवर्तन जो डेफिनेशन बताना होगा, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है और विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब विचलित क्यों होती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो दो माध्यम है, एक कांच है, एक वायु है। कांच जो है प्रकाशिक रूप से एक सघन माध्यम है और वायु जो है प्रकाशिक रूप से एक विरल माध्यम है, और दोनों माध्यम जहां एक दूसरे से मिलते हैं दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ है। तो कांच यानी एक सघन माध्यम और वायु एक विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है अभिलंब की ओर हट जाती है। इसका कारण है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, प्रकाश की चाल बदल जाती है, और इसी चाल के बदलने के कारण, प्रकाश के वेग के चेंज होने के कारण ही ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और इसी विचलित होने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें बताते हैं कि जैसे एक सघन माध्यम से विरल में जा रही है, यहाँ विरल माध्यम से सघन में जा रही है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ अभिलंब के कुछ करीब थी, यहाँ अभिलंब से ज्यादा दूर है, अर्थात आपतन कोण I का मान अपवर्तन कोण R से छोटा होता है। यहाँ I छोटा होगा, R बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब विरल माध्यम में अभिलंब के साथ बना कोण बड़ा होता है और सघन माध्यम में बना कोण छोटा होता है। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ भी लागू होती है। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर हट जाती है, और इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन जो है, अपवर्तन के दो नियम हैं। तो एक चित्र है हमारा, अब इसके बाद अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम।
तो अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हमने बताया कि जो AB है आपतित किरण, जो सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली किरण है आपतित किरण है, और जो इससे दूर जाने वाली किरण है वो अपवर्तित किरण है, और जिस बिंदु पर सीमा पृष्ठ पर किरण मिलती है वो आपतन बिंदु है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल के बारे में हमने बताया, जैसे ब्लैक बोर्ड का तल एक तल है, ये अगर कागज ले लें तो ये भी एक तल है। तो ऐसा है कि अगर आपतित किरण और अपवर्तित किरण ब्लैक बोर्ड पर खींच दें, अभिलंब इस कागज पर खींच दें, तो हम कहेंगे कि जो तीनों है वो एक ही तल में नहीं है। लेकिन यहाँ पर तीनों एक ही तल में माने जाएंगे क्योंकि तीनों ब्लैक बोर्ड के तल में ही है। और दूसरा नियम है, नियम नंबर 2 है, ये महत्वपूर्ण नियम है दोनों। आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है। नियत होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर। ये साइन का 60 रूपया साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। ये है अपवर्तन का दूसरा नियम। तो ये दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। तो इस नियम को, दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को एक विशेष नियम के नाम से जानते हैं, स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है।
तो अपवर्तन के नियम में बस इतना है। इसके बाद आता है अपवर्तन के नियम से इसी सूत्र को थोड़ा और विस्तृत करेंगे। तो देखिएगा, स्नेल के नियम का ही थोड़ा और विस्तृत रूप है। जो नियतांक है उसको एक विशेष नाम से जाना जाता है। तो जो हमने नियतांक लिखा, नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। अगर पहला माध्यम हमने यहाँ लिखा था, देखो पहला माध्यम वायु है, वायु, और दूसरा माध्यम कांच है। अगर वायु को ए से लिखें, तो वायु ए नियतांक, उसको अपवर्तनांक को स्मॉल एन से लिखते हैं, और दूसरे माध्यम को इधर लिखते हैं जी फॉर ग्लास। एयर और एन का मतलब अपवर्तनांक, जी का मतलब ग्लास, बराबर साइन आई बटा साइन आर। अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो इस जो नियतांक उसमें लिखा है स्नेल के नियम में हमने, तो उस माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसको n से प्रदर्शित करते हैं। पहले माध्यम का संकेत आगे लिख देते हैं, दूसरे माध्यम का संकेत पीछे लिख देते हैं। अगर वायु और कांच है तो इसको ANG से लिखेंगे, यहाँ अगर वाटर होगा ANW बना देंगे। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मान लीजिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर हमको ज्ञात करना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अगर इसको ANG से लिखें तो ये होता वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बेटा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो अगर इस तरीके से लिखें, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इस तरीके से हम इसको आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए
यहाँ पर जी को आगे लिख दें, ए को पीछे लिख दें, जी एन ए लिख दें, तो हो जाएगा पहले कांच में प्रकाश की चाल बटा वायु में प्रकाश की चाल। और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही जब प्रकाश बता रहे थे हमने बताया था 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कभी कभी निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखा मिलता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, तो हम बता देना चाहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या। हमने सापेक्ष अपवर्तनांक देखा एक के सापेक्ष दूसरे का, कहीं अगर निरपेक्ष मिलता है, कहीं ऐसा लिखा मिलता है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है या हीरे का अपवर्तनांक 1.8 है, तो इससे हम सीधा सा मतलब समझेंगे। अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक कांच का 1.5 लिखा है तो उसको हम मान सकते हैं वायु या निर्वात के सापेक्ष दिया गया है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब वायु या निर्वात के सापेक्ष, चाहे वायु के सापेक्ष अथवा जहां वायु ना हो निर्वात हो उसके सापेक्ष अपवर्तनांक हम ज्ञात करते हैं। इस तरीके से हम प्रकाश की यानी अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में हम संबंध आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे है, इसके बाद अगला टॉपिक है अपवर्तन के कुछ व्यावहारिक उदाहरण। अपवर्तन के कुछ व्यावहारिक उदाहरण, जैसे हम कुछ उदाहरण बताते हैं जो आप करके भी देख सकते हैं। मान लो एक बाल्टी है या कोई गिलास है, एक बाल्टी है या कोई गिलास है, इस तरीके का एक बर्तन है हमारा। इसकी तली में हम एक सिक्का रख देते हैं, एक सिक्का रख देते हैं, और कोई व्यक्ति यहां पर है, किसी व्यक्ति को यहां से देखना है, इस तरीके से यहां से देख रहा है। कोई व्यक्ति यहां से इसको देख रहा है, तो इसकी आंख से चलने वाली प्रकाश की किरणें बिल्कुल ऐसे चलेंगी, इसको सिक्का नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कई बार बताया जा चुका, प्रकाश सीधी रेखा में चलता नहीं दिखेगा। व्यक्ति अगर यहां से देखता है थोड़ा तिरछा होकर, तो इसको तली में रखा सिक्का नहीं देखता है। अगर हम इसमें जल भर दें, इस गिलास में पानी भर दिया जाए, इस पर प्रयोग करके घर पर भी देख सकते हो, तो अगर हम इसमें जल भर दें तो अब क्या होगा, प्रकाश की किरण यहां तक आएगी, यहां खिंच जाएगा इसका अभिलंब, क्योंकि देखो इधर ऊपर वायु है नीचे जल है, दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ ये वाली पहली लाइन है, और इस पर अगर हम अभिलंब खींच दें तो हमने अभी पढ़ा कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जैसे ही झुकेगी अभिलंब की ओर तुरंत हमारी दृष्टि सिक्के तक आसानी से पहुंच जाएगी। अभिलंब की ओर झुकते ही तो हमको ये सिक्का दिखने लगता है। तो ये जो है हम कह सकते हैं ये अपवर्तन का एक उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। ऐसे ही बुक में किसी भी पब्लिकेशन की बुक होगी, कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। एक लिखा है सीधी क्षण जल में मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, बर्तन में रखा हुआ अदृश्य सिक्का जल भरने पर दिखने लगता है। इस टाइप में कुछ उदाहरण दिए हैं। अगर मान लीजिए कोई बर्तन है, यही बर्तन ले लो, यही बर्तन ले लो, और इसमें एक क्षण डाल दो। मान लो बर्तन में कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है, या थोड़ी देर के लिए मान लो जल नहीं है, पहले जल नहीं है, हमने क्या किया एक क्षण इसमें ऐसे खड़ा कर दिया। जब हमने इसमें क्षण खड़ा किया तब इसमें जल मान लो नहीं था,
अब हमने क्या किया, यहां तक जल भर दिया, यहां तक इसमें जल भर दिया। जब जल भर दिया तो ये जैसे यहां से हम देख रहे हैं, ये जो क्षण है हमारी पूरी एकदम सीधी है, लेकिन अगर हम यहाँ ऐसे अभिलंब खींचें तो ये क्षण जो है यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब जल में पहुंचेंगी तो जल में पहुंचने पर ये ऐसे बिल्कुल थोड़ी मुड़ी हुई हो जाएंगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी। तो जब भी हम कभी देखते हैं किसी जल में रखी हुई क्षण को या किसी और वस्तु को, तो हमको बीच में से मुड़ी हुई दिखती है, के कोण के ऊपर है। कभी प्रकाश की किरण, कभी जो है क्षण हमको ऐसे रखी हुई है, कभी दिखती है कि ऐसे ऐसे जाएगी, यहाँ जल है, जल के बाद ऐसे मुड़ी हुई दिखेगी, कभी इस तरीके से मुड़ी हुई। अगर हम किस दिशा से देख रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से दो हमने उदाहरण दिए, एक तो जल में रखी हुई क्षण का मुड़ा हुआ दिखाई देना, और दूसरा खाली कांच में रखे हुए